इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आप लोगों ने थोड़ा 10th में भी सुना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता था। याद आ रहा है ना, ये वाली बात तो थोड़ी सी 10th में भी की थी, जो मैग्नेटिक फैक्टर इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर था उसमें भी थोड़ी सी बात यही थी, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है, और वहीं पर हमने पढ़ा था उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। तो सबसे पहले जो हमें टर्म समझने की जरूरत है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस placed in a magnetic field is the total number of magnetic field lines of force crossing this surface normally। यानी आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपका किसी भी सरफेस पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से क्रॉस कर रही हैं, वो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आपको बताती है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो अपन के पास ये कोई एरिया है, ठीक है, इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, एक निकली, दूसरी निकली, तीसरी निकली, चौथी निकली, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही हैं परपेंडिकुलरली। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रही हैं और ये आपका कोई एक सरफेस एरिया है। जैसे कि ये सरफेस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा निकलेंगी या को जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, किसी भी सरफेस से प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो सरफेस किस में रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही होंगी, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखना पड़ेगा ना। जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखोगे तभी तो चेक करोगे कि इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। यानी इस सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी, वो भी कैसे, नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ये सरफेसेस के परपेंडिकुलर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो हम कहेंगे वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, अभी मैंने क्या बोला मेरे भाई, हमने बोला किसी भी सरफेस एरिया को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उस सरफेस एरिया में से जितनी लाइंस परपेंडिकुलर ली जाएंगी, यानी इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगी, किसके साथ, इस एरिया के साथ, इस प्लेन के साथ, इस सरफेस के साथ, तो हम उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना जाके किसी एंगल पर हो, या मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही है लेकिन ये हमारा इस तरीके से हो, ये परपेंडिकुलर ना हो, तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने बोला है कि इसको जो मेजर करते हैं वो मेजर कैसे करते हैं, वो मेजर करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस एंड द सरफेस एरिया। यानी हम मैग्नेटिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि सरफेस एरिया के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कहने की बात क्या है समझते हैं, पहले ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो 3 डायग्राम है मेरे भाई। अब 3 डायग्राम में एक चीज देखना कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये तो सेम वही वाली बात है कि इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है और जो ये है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, यानी इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। और आप एक बात जानते हो कि जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया जो होता है पहले तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया जो वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन लिया जाता है वो एरिया के परपेंडिकुलर लिया जाता है। यानी कि जैसे कि मान लो ये अपन का एरिया है, ये अपन का एरिया है, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर, या तो इस तरफ या इस तरफ। इस एरिया का जो आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, वो किधर होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से समझना, मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे कहो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है इस सरफेस एरिया के, कोई दिक्कत। पहली बात तो कैसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सरफेस एरिया के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री बना रही है। या फिर अपनी बात को ऐसे कहो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 है। तो कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर कभी तो बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है और कभी बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एरिया है। तो पहले समझो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है इस सरफेस एरिया के, इस सरफेस एरिया के, ध्यान से समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर किसके, इस सरफेस एरिया के, लेकिन किसके पैरेलल है, इस सरफेस एरिया के डायरेक्शन के। चूंकि इस सरफेस एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरफ जा रही है, अगर बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो थीटा 0, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इधर और इस एरिया का डायरेक्शन भी इधर, तो भैया वो भी इधर और ये भी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना होना, 0। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस एरिया के बीच में एंगल जो है इस सरफेस एरिया के, तो वो 90 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी बात को कहने का तरीका है, या तो कहो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर क्या लोगे, या कहो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हैं। गॉट इट, पॉइंट क्लियर हो गया ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से। तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे कि अपन का देखो ये सरफेस एरिया है, कहने को तो ये परपेंडिकुलर है,
भैया मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर किधर है, एन कैप इधर है, तो ए ये भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो थीटा जीरो। तो पहला तो ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स का केस। कैसे मैक्सिमम फ्लक्स का, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था, जितने भी एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस पास करें। आगे अब मान लो अपन का सरफेस एरिया है ये, सरफेस एरिया है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, और हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी उस एरिया में से परपेंडिकुलरली क्रॉस करें, परपेंडिकुलरली तो छोड़ो, सरफेस एरिया को टच भी नहीं कर रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और सरफेस एरिया इधर है, तो अब सरफेस एरिया इधर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, मैंने क्या बोला था, किसी भी सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलरली होता है, तो इसका जो सरफेस का डायरेक्शन है वो हो गया इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा 90। ठीक है, किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस की, तो इसके बीच में थीटा है जीरो, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया। लेकिन मैं थीटा जीरो वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी बात होगी इस चैप्टर के अंदर, यानी जो थीटा लिया जाएगा, जो एंगल लिया जाएगा, वो आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का ही लिया जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बार बार यूज कर रहा हूं चीजें कि भाई एक तो मैं मेजर कर रहा हूं सरफेस के साथ बात है, और एक मेजर कर रहा हूं इस सरफेस के डायरेक्शन के साथ। तो यहां पर क्या है, सरफेस इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इस तरफ, तो दोनों क्या हो गए, पैरेलल। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सरफेस के डायरेक्शन की, एरिया वेक्टर की, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर, तो एंगल हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा था कि सरफेस एरिया नहीं, यहां बात करते हैं एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल था उसे मैं थीटा मानता हूं, वो जीरो था। यहां पे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 90 है। ठीक है, तो दो केस हो गए, एक में तो थीटा जीरो, एक में थीटा 90। एक और केस आता है जिसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसी जा रही है, 1 2 3 4 ऐसे जा रही हैं, लेकिन जो एरिया है वो परपेंडिकुलरली ना होके ऐसे किसी ने मोड़ के रख दिया। तो भाई सीधी सी बात है, जब ये चीज ऐसे होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होगी ऊपर वाली। अब ये चीज जब ऐसे हो जाएगी तो भैया अब कहां है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसमें से क्रॉस कर ही नहीं रही, तो यानी फर्क आएगा। क्योंकि भाई खुद सोचो ना कि जब ये परपेंडिकुलर है तो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से होते हुए जा रही है। अब ये आपने क्या कर दिया, टिल्टेड कर दिया, तो अब कहां क्रॉस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी निकल गई, क्रॉस नहीं किया, तो किसी एंगल पर है। तो हम बात करेंगे कि जब किसी एंगल पर हो तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात क्लियर है, तो जो अब बात होगी वो एक जनरल बात होगी किसी भी एंगल पर, यानी कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और आप चाहते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। क्या होगा मेरे भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया। जनरल फॉर्मूला क्यों, क्योंकि ये तो एक स्पेशल केस था भाई, हमेशा तो परपेंडिकुलर मिलेगा नहीं भाई, जो सरफेस है हमेशा तो मैग्नेटिक फ्लक्स के वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मिलेगा नहीं, और हमेशा पैरेलल नहीं मिलेगा। तो हमने एक जनरल ले लिया कि किसी एक एंगल पे। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि जिससे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं बी ए कॉस थीटा, इससे सारे कंडीशंस सारी फुलफिल हो जाएंगी। नंबर 1 पहला, इन्होंने क्या बोला था कि भैया एरिया वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यानी थीटा जीरो, थीटा कितना जीरो, तो लगा देते हैं कॉस जीरो, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ए, कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू बी ए आ जाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसीलिए बोला गया था यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होता है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, या फिर ऐसे बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। वो देख के पता चल रहा है फाई इक्वल्स टू बी ए, जनरल है। अब इस वाले की बात कर लेते हैं कि मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो तो इस तरफ है और जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ऐसे रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल गई, तो क्रॉस तो किया ही नहीं भाई। हमारी तो कंडीशन ये थी ना, सरफेस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रहा, मैग्नेटिक वो सरफेस एरिया ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, भैया क्रॉस ही नहीं किया। तो हमने देखा कि भाई सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये, थीटा कितना 90, हमने भैया वैल्यू पुट की बी ए कॉस 90, और हम जानते हैं कि कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो यहां से फाई निकल आया जीरो, यानी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं। ठीक है, जीरो फ्लक्स, इसीलिए क्या लिखा है इन्होंने, जीरो फ्लक्स। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे, तो इसमें तो लगी जाएगा बी ए कॉस थीटा, जितना एंगल पुट कर दो, क्लियर है। तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से समझ आ गया। तो आपको बस एक जनरल फॉर्मूला याद रखना, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। सारे जो स्पेशल केस हैं कि भाई अगर परपेंडिकुलर है तो, अगर पैरेलल है तो, ठीक है, किसी एंगल पे तो सब कुछ फुलफिल हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल बात अच्छे से क्लियर है, मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। It is measured as the product of the component of the magnetic field normal to the surface area and the surface area। ये तो क्लियर हो ही गया। ठीक है, उसके क्या होता है, नॉर्मल होता है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये याद ध्यान रखना कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती। डिनोटेड बाय फाई बी और फाई बी या फाई,
मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंपल या तो फाई लिख दो या फिर फाई के साइड में बी लिख दो, चॉइस आपके, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि खुद सोचो ना स्केलर क्वांटिटी कैसे है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हम तो बात ये कर रहे हैं कि किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी लाइन क्रॉस की, 1 2 3 4। अब भैया 4 लाइन चाहे ऐसे क्रॉस कर जाए चाहे ऐसे क्रॉस कर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो नंबर ऑफ लाइन से फर्क है। नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगी फ्लक्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लाइन कम होंगी फ्लक्स कम होगा। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे बात आती है, इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी पासेस नॉर्मली थ्रू अ प्लेन सरफेस एरिया। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पास कर रहा है किसी भी सरफेस एरिया से, जो अभी वाला केस था, किसी भी सरफेस एरिया से कैसे पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मली पास कर रहा है, या फिर ऐसे कहो कि इसके एरिया वेक्टर के अलोंग पास कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, या कहो इस सरफेस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली हैं, तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो फाई इक्वल्स टू बी ए आएगा। वो तो मैंने अभी भी समझा दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कितना आएगा, बी मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है भाई। आगे, इफ द फील्ड बी मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया ए, देन अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका थीटा एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, जैसे मान लो ये अपन का एक सरफेस एरिया है, ठीक है, ये अपन का क्या है, एक सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। अगर इसको, जैसे सरफेस एरिया ये है, ठीक है, अब सरफेस एरिया अगर ऐसे परपेंडिकुलर रखा है तो सीधी सी बात है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, ये वाला होगा, क्योंकि हमने बात की कि कोई भी सरफेस एरिया होता है इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी ना जाके ऐसे क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो इस बार देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इनके बीच में क्या हो गया, कुछ एंगल हो गया। एंगल कितना माना मैंने, थीटा माना। तो ये कह रहा है कि अगर अब आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर फॉर्मूला बता दूंगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग होनी चाहिए, बात खत्म। कॉन्सेप्ट इतना है। क्या बोला, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अलॉन्ग होना चाहिए, एरिया वेक्टर के, बस उसी को हम कंसीडर करते हैं, बाकी का मैग्नेटिक फील्ड जाए बाढ़ में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इसका, मैग्नेटिक फील्ड का इधर वाला, बी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा ओरिएंटल कंपोनेंट, बी कॉस थीटा। तो समझ में आया, ओरिएंटल कंपोनेंट कितना हो गया, बी कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बी साइन थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा, और हमें परपेंडिकुलर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग हो, बात खत्म। अगर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे भाई सरफेस एरिया था, ये सरफेस एरिया अगर ये था आपका, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये था, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये था, मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा एरिया वेक्टर के अलोंग था, तो ये तो बहुत अच्छी बात थी ना कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के अलोंग था। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई इक्वल टू क्या बोल दिया था, बी ए बोल दिया था। लेकिन चूंकि बी एक एंगल पर है, चूंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल पर है, मैंने कंडीशन क्या बोली, मैं उसी मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करूंगा जो मेरा एरिया वेक्टर के अलोंग होगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, एरिया वेक्टर के अलोंग कैसे निकालूं मैं, इसके मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल से मुझे मतलब नहीं, मैंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो ए के अलोंग आ रहा है, जो ए के हिस्से में आ रहा है, जो ए के डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, वो कितना जा रहा है, बी कॉस थीटा। तो हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाई कॉस टू आ गया बी ए कॉस थीटा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सीधी सी बात है, जिधर भी एरिया हो, आपका ये एरिया है, एरिया इस अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग वाला कंसीडर होगा। आपने सरफेस एरिया ऐसे रखा, एरिया वेक्टर ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग वाला कंसीडर होगा। आपने सरफेस एरिया को ऐसे उल्टा रख दिया, इसका परपेंडिकुलर है इस तरफ, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन के अलोंग वाला ही कंसीडर होगा, बस बात खत्म। ठीक है? लेकिन आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था, आपको तो सीधा सा फॉर्मूला मिल गया, फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा में जो थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द एरिया वेक्टर। ठीक है? तो इसको हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि आप जानते हो दो वेक्टर का जब कॉस थीटा होता है मल्टीप्लाई, तो हम उसे क्या रखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात करी ली कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं एसआई यूनिट क्या होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे पीछे, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, WEBER वेबर। ठीक है? WB भी लिखते हैं, और टेस्ला मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर तो यहीं से आ गई, बी क्रॉस ए। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो क्लियर है आपका, या वेबर लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर है और मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला है। आगे अब बात आती है कि भाई 1 वेबर से आप क्या समझते हो कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 1 वेबर कब होगा। आप देखो यहीं से देख लेता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरा 1 हो जाए, 1 टेस्ला, और एरिया मेरा 1 मीटर स्क्वायर हो जाए,
आप भाई फॉर्मूले को देखो ना, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है कि 1 वेबर कब होगा, 1 WB। मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर को मुझे डिफाइन करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा 1 वेबर कब होगा, जब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी है उसकी वैल्यू 1 रख दे कोई, और जो मेरा एरिया है उसको 1 रख दे, तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर आएगा। तो अब डेफिनेशन सुन लो, फॉर्मूले से आएगी, 1 वेबर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, या 1 वेबर इज द फ्लक्स। 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 1 टेस्ला एक्ट नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। यानी 1 वेबर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जब आपका 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया पर जाएगा, तो आप कहोगे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 1 वेबर है। क्लियर है? फिर से समझाता हूं, अगर 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आपका 1 मीटर स्क्वायर के सरफेस एरिया से होते हुए निकलेगा, तो हम कहेंगे उस जगह पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा वो 1 वेबर का है या 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर का है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नोट करना नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट क्लियर हो गई, ऐसा यूनिट क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर है। ठीक है, आगे अब आपसे बात की गई है सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट ऑफ वो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है मैक्सवेल। ठीक है, सीजीएस यूनिट का मतलब क्या है, जब डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में हो, ठीक है, टाइम सेकंड में हो, तब जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट की बात करते हो मैक्सवेल होती है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि मैक्सवेल और वेबर, मैक्सवेल और वेबर दोनों ही क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट्स हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछी जाए तो आपका जवाब वेबर ही होगा, यानी WB होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यूनिट पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि मैक्सवेल भी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। जैसे डिस्टेंस की ऐसा यूनिट तो मीटर होती है, पर डिस्टेंस को मीटर में भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी बोल सकते हैं, किलोमीटर में भी बोल सकते हैं, मिलीमीटर में भी बोल सकते हैं, माइक्रोमीटर में भी बोल सकते हैं, नैनोमीटर में बोल सकते हैं, पिकोमीटर में भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात आती है तो डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मीटर में बोला जाता है। तो सेम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की बात आए तो आप मैक्सवेल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1 मैक्सवेल क्या होगा, 1 मैक्सवेल इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 गॉस। चूंकि ये सीजीएस यूनिट है तो सीजीएस यूनिट में डिफाइन होगा, तो यहां क्या बोला कि 1 मैक्सवेल हमारा वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अगर 1 गॉस का मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट तो टेस्ला है, बट मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट होती है जिसको हम गॉस बोलते हैं। क्लियर है? तो 1 गॉस नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर का, चूंकि सीजीएस यूनिट है तो एरिया और डिस्टेंस किस में होंगे, सेंटीमीटर में। तो एरिया क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? तो यहां मैंने मेंशन भी कर दिया कि 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वहां बोला गया था 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, यहां बोला गया 1 गॉस मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा। तो 1 गॉस को आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, कितना होगा, 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर है? और 1 वेबर होता है 10⁸ मैक्सवेल, अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, तो 1 वेबर ये कष्ट याद रखना 10⁸ मैक्सवेल। क्लियर है? या 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10⁻⁻⁸ वेबर। क्लियर है? आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने से पहले एक टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको समझना बहुत जरूरी था, तो वो हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या होता है, और साथ में हम देखेंगे फैराडेज के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उनके जो फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनसे कुछ ऑब्जर्वेशंस, उनसे कुछ कंक्लूजन्स निकल कर आए थे, उन्हें बाद में फैराडेज लॉ बोला गया, और उससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में काफी कुछ पता चला। तो यही सारी बातें अपन आज की वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज एक्सपेरिमेंट, यानी फैराडे के एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो वही बात कर लेते हैं। तो द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो फिनोमेनन है किसको, ईएमएफ को इंड्यूस्ड करने का, एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, भाई ईएमएफ होगा तभी तो करंट आएगा। तो अपनी बात को कहने का तरीका, या तो कह लो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, चाहे कह लो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो इंड्यूस्ड करंट तभी होगा जब ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस हुई है यानी इंड्यूस्ड करंट होगा। तो दोनों बातें लिख दी है कि एनहांस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो फिनोमेनन होता है कि आपका करंट इंड्यूस्ड हो ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसीलिए हमने पहले डिस्कस कर लिया था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो अपन को अच्छे से पता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो प्रोडक्शन होता है किसका, ईएमएफ का या इंड्यूस्ड करंट का, विद अ क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरीके से फ्लक्स में चेंज आता है और किस तरीके से उस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है।
बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम कुछ फेराडेज के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ठीक है? जो फेराडे साइंटिस्ट है उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पहले हम अच्छे से एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, फिर कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि उनके एक्सपेरिमेंट्स में अपन को क्या ऑब्जर्वेशंस मिले, ठीक है? तो उनके 3 एक्सपेरिमेंट थे मोटे मोटे। तो एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, नंबर 1 एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या कहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ईएमएफ को इंड्यूस करना किससे? स्टेशनरी कॉइल है, जो कॉइल है वो तो स्टेशनरी है। कॉइल क्या है आपकी? ये वाली, ठीक है, जो ये टर्न है सोलिनॉइड की तरह, ये कॉइल है। तो पहले मैं आपको पूरा सेटअप समझा देता हूँ। देखो ये कॉइल है, यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगा रखा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ करंट इंड्यूस्ड होगा या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। तो एक बात बताओ, पता कौन करेगा कि करंट इंड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाली बात पता करेगा गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में आया डिफ्लेक्शन, भैया करंट आया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट नहीं है। तो इसीलिए हमें इस कॉइल से गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना पड़ रहा है ताकि पता तो चले कि भाई करंट इंड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ। आगे की बात, अब बात आती है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मेरी बातों को पॉइंट करना, फोकस करना। मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मैंने ये नहीं बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। दोनों बातें अलग अलग हैं। पॉइंट क्लियर है? सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इस बेसिस पर नहीं कहूंगा कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से। चाहे फिर उसको बढ़ा के आगे ले जाओ, चाहे उसको कम करके पीछे ले जाओ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स है, ईएमएफ होगा ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ होगा। हाँ, क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है भैया मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे होगा। अब क्या बात आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो? अब मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने एरिया में से पास करें, ज्यादा कम ज्यादा कम। तो एक काम करें, अगर मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और मैग्नेट को आगे पीछे करते रहे तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स तो वैसे बदल जाएगा। हम पास ले गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, दूर ले गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदल गया ना। तो वही वाला एक्सपेरिमेंट है पहला कि भैया जो कॉइल है जिसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होने वाला है, जो ये कॉइल है जिसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होने वाला है, जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा है कि करंट इंड्यूस्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये तो स्टेशनरी है। ये कैसा है? स्टेशनरी, रेस्ट में है। लेकिन इस मैग्नेट को हम आगे पीछे करेंगे, जो ये मैग्नेट है इसको क्या करेंगे? आगे पीछे। तो आप जानते हो कि मैग्नेट को आगे लाएंगे भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा आएंगी, इधर पीछे ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होंगी। तो अगर चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में तो करंट इंड्यूस होगा। तो ऑब्जर्वेशन यही निकला कि भाई जैसे ही इसको आगे पीछे किया गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ। क्लियर है? पहली बात ये क्लियर हो गई। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, इसकी थोड़ी सी बात और अच्छे से कर लेता हूं कि क्या देखा गया, ध्यान से समझना। जब मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया गया, जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया गया, तो मान लो गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था। किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था? लेफ्ट की तरफ। गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था जब हम इस मैग्नेट को कहां लाए थे? इस कॉइल के पास लाए थे। पर देखा यह गया कि जब कॉइल को दूर ले गए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। अब इसकी कुछ बातें हम आगे लेंजिस लॉ में करेंगे। क्लियर है? तो पहले मैंने इतना समझा दिया कि अगर आपकी कॉइल फिक्स है, मैग्नेट को हिलाओगे डुलाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। मुझे कैसे पता चला करंट और ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ? भैया गैल्वेनोमीटर लग रहा है ना, डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब कि उसमें यानी इंड्यूस हुआ ईएमएफ। लेकिन मैंने बस एक बात दिमाग में डाल दी तुम्हारे अभी से। क्या दिमाग में डाल दी? कि भैया डायरेक्शन दो मिल रहे हैं। जब पास ला रहे हैं तो मान लो ये डायरेक्शन मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर कह रहा है कि भैया लेफ्ट की तरफ चलो, और जब दूर ले जा रहे हैं तो राइट की तरफ। ये वाली बात हम करेंगे आगे, पर फिलहाल हमारा फोकस है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ। तो यस हुआ। अब ये बोलने लगे कि यार एक बात बताओ, जब पहले एक्सपेरिमेंट में हमने सोचा कि भैया मैग्नेट को घुमा रहे हैं, तो एक काम नहीं कर सकते, मैग्नेट को फिक्स कर दें, जो ये कॉइल है इसको ही घुमा दें, तब भी तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हो जाएंगे। भैया हमारी तो कंडीशन बस इतनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। तो अगर मैग्नेट को घुमा रहे तो ये मैग्नेट फिक्स कर दो, इसको घुमा लो। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट यही था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था कि भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ विद अ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। यानी इस बार ये मैग्नेट तो देखो फिक्स है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और वेलोसिटी है 0, यानी कि मूव नहीं कर रही। लेकिन इसमें देखो पहिए लग रहे हैं। इसमें क्या लग रहा है? जो ये अपन का कॉइल है इसमें क्या लग रहा है? पहिए लग रहा है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो भैया इधर उधर ले जाओ। तो जब इसको घुमा के आगे ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा मिलेंगी,
जो इसमें से क्रॉस करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, जब इसको पीछे लेके आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम मिलेंगी, फ्लक्स में चेंज होगा, और जैसे ही कॉइल आगे पीछे जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम और ज्यादा होंगी तो फ्लक्स में चेंज होगा। और हमने यही तो बात की थी कि जो फ्लक्स में चेंज होता है तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, हमारा करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो होने लगता है, यानी ये बताने लगता है कि भैया करंट इंड्यूस्ड हो गया। तो बात क्लियर है। अभी हमने दो एक्सपेरिमेंट देख लिए भैया कि मैग्नेट को घुमाओ आगे पीछे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ, वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और अगर मैग्नेट को फिक्स रख लो, इसको घुमाओ, तो भी अपन का क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 3। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया देखो ये तो परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं सकता, और ये हमारी कॉइल थी, इसको आगे पीछे कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था। लेकिन इन्होंने इस बार क्या किया कि एक जो मैग्नेट है, इस बार जो मैग्नेट ली वो ली आपकी टेम्परेरी मैग्नेट या कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या ली, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी वो मैग्नेट इसलिए है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब इसका फायदा क्या होगा, पहले के दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या था, भैया मैग्नेट है, उनका जो भी मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है आप मैग्नेटिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हो, यानी ना तो इस बार मैग्नेट को मूव कराना और ना ही इस बार कॉइल को मूव कराना, भैया मैग्नेट अपनी जगह कॉइल अपनी जगह, बिल्कुल मूव नहीं कराना। एक नया तरीका ढूंढ लिया फ्लक्स को बदलने का, वो क्या बदल लिया कि एक बात बताओ, अगर इस वाले उसमें से इस वाले कंडक्टर में से करंट पास होगा और करंट पास होगा, तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इन्होंने कहा कि एक रियोस्टेट भी लगा लो, रियोस्टेट से क्या होगा, करंट को वेरी करेंगे, अगर करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, फिर करंट को कम कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड कम मैग्नेटिक फ्लक्स कम। तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, इस वाले कंडक्टर में या इस वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, यानी करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। तो हमने फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट्स देखे, जिसमें उन्होंने एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैग्नेट को घुमाया, एक बार कॉइल को घुमाया, एक बार एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ले ली, क्योंकि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट होती है कि जिसका करंट कम ज्यादा कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से बगल वाले कंडक्टर में या बगल वाले कॉइल में ईएमएफ और करंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। तो ये फेराडे के 3 एक्सपेरिमेंट थे। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप का, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी मे कंक्लूड दैट, अभी हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखे, इससे कुछ कंक्लूजन निकला, क्या निकला वन बाय वन बात करते हैं। नंबर 1, whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी क्लोज्ड सर्किट से लिंक है वो चेंज होगा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन इट। तो अभी हमने तीनों एक्सपेरिमेंट में देखा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो हमारा मैग्नेटिक हमारा ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, आगे दूसरा कंक्लूजन क्या देगा, द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है कि द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the closed circuit the greater is the induced EMF current, यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट हायर होगा, यानी अब टाइम की भी बात होगी। जैसे कि मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, पहले क्या था, मैग्नेट थी, मैग्नेट को आगे किया तो भैया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, लेकिन ये मैग्नेट कम या ज्यादा तेजी से भी तो हो सकती है। मान लो कि कोई मैग्नेट ऐसे तेजी से हो रही है और कोई मैग्नेट ऐसे हो रही है, तो यानी अब यहाँ पर टाइम फैक्टर भी आ गया कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो टाइम पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए इसने एक वर्ड यूज किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स तो बदले ही साथ में उसके रेट की भी स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि टाइम की कितने समय में बदल रहा है, यानी कम समय में बदल रहा है, मैग्नेट जल्दी जल्दी आगे पीछे हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, तो आपका ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो ईएमएफ भी कम इंड्यूस्ड होगा। ये सिर्फ कंक्लूजन है, अपन फेराडे के लॉ में इसे अच्छे से समझेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, अब बात आते हैं लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या, वो तो अच्छे से समझ आ गया हमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, लेकिन इसके कुछ लॉ हैं। लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम, कि बात आती है कि ये तो क्लियर हो गया ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से, अब सवाल क्या आता है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा कम होगा, किस पर डिपेंड करेगा ईएमएफ का, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस होने से काम नहीं चल रहा, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट ज्यादा प्रोड्यूस हुआ,
इंड्यूस करंट कम प्रोड्यूस हुआ, तो भाई बात करनी पड़ेगी ना मैग्नीट्यूड की भी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ लॉज विच गवर्न द फिनोमिनन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी यहाँ पर हम दो लॉ पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में अपन की हेल्प करेंगे। नंबर वन, फेराडे लॉ। Faraday's law which give us the magnitude of induced EMF। जैसा कि मैंने अभी अभी बोला कि मैग्नेटिक इंडक्शन में अपन को ये तो पता चल गया कि भैया EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन अब बात क्या आने लगी, कम या ज्यादा, तो ये आपको बताएगा फेराडे का लॉ। जो फेराडे के लॉ है वो आपको बताएंगे मैग्नीट्यूड के बारे में कि भैया EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है कि ज्यादा है, ये बताएगा फेराडेज लॉ। अब साथ में एक और बात आती है कि लेंजिस लॉ भी पढ़ेंगे हम, विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। यानी जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है उसके डायरेक्शन की भी बात की जाएगी। वो कौन बताएगा आपको, लेंजिस का लॉ बताएगा। अब याद करो मैंने पहले क्या बोला था कि गैल्वेनोमीटर में जब हम मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो एक बार तो डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है यानी कि लेफ्ट में, और जब दूर लेके जा रहे हैं तो एक बार डिफ्लेक्शन राइट में हो रहा है। तो अब ये वाली बात पता है कहाँ क्लियर होगी, ये वाली बात क्लियर होगी लेंजिस लॉ में, जहां पर वो डायरेक्शन बताएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं करंट बदल रहा, करंट का डायरेक्शन बदल रहा इसलिए ऐसा हो रहा हो कि एक बार तो डिफ्लेक्शन इस तरफ होता था और एक बार डिफ्लेक्शन इधर होता था, यानी पास लाओ तो डिफ्लेक्शन इस तरफ, लेकिन दूर ले जाओ तो डिफ्लेक्शन उस तरफ। तो हो सकता है वहां करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रहा था। तो ये वाली बात हमें लेंजिस लॉ में क्लियर होगी। यहां तक सारी बातें क्लियर है। मोटा मोटा ये है कि अपन अब मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर बात करेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो कौन बताएगा, फेराडेज के लॉ। और हम बात करेंगे कि जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड हो चुका है उसका डायरेक्शन क्या है, वो अपन को बताएंगे लेंजिस के लॉ। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं फेराडेज के लॉ के साथ। क्लियर है। तो फेराडे का लॉ क्या कहता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फेराडेज के लॉ हैं वो दो हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, दो लॉ के नाम से जाने जाते हैं फेराडेज लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट लॉ फेराडे का है, whenever the magnetic flux linked with the closed circuit changes, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होगा, एन ईएमएफ एंड हेंस अ करंट इज इंड्यूस्ड इन विच लास्ट ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स टेकिंग प्लेस। यानी कि अभी अभी हमें यह तो पता था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये वाली बात फेराडे के फर्स्ट लॉ में बोली गई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो फेराडे नहीं किए थे, तो जब एक्सपेरिमेंट किए तभी तो उन्होंने अपना लॉ दिया कि भैया देखो फर्स्ट लॉ हमारा ये है कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, वो किसी भी वजह से चेंज करो, मैग्नेट को मूव कराओ, कॉइल को मूव कराओ या फिर करंट को कम ज्यादा करो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन ये ईएमएफ तब तक ही इंड्यूस्ड होगा जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग समझो कि सपोज करो तुमने मैग्नेट को पास लाए, तो जब तुम मैग्नेट को पास लाए कॉइल के, तो सही बात है आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, लेकिन जब तक लाए तब तक ही चेंज हुआ ना, तो ईएमएफ भी तब तक ही इंड्यूस होगा। एक बार लाके रोक दी, एक बार मैग्नेट लाके रोक दी, मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी है, लेकिन ईएमएफ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया, मैग्नेट रुक गई ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज का हो रहा है, हमारा फोकस मैग्नेटिक फ्लक्स पर नहीं है, हमारा फोकस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर है। गॉट इट। तो अपन का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस होना रुक जाएगा। वही वाली बात, मैग्नेट को पीछे ले जाओ, मैग्नेट को जब पीछे लेके जाओगे तो आपका क्या होगा भाई, मैग्नेट जैसे ही पीछे जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन फिर वही बात कि अगर रोक दी, अगर यहां रोक दी, तो अब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। यानी लगातार चाहते हो कि ईएमएफ इंड्यूस हो तो लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स बदलना पड़ेगा। तो ये वाली बात हो गई फर्स्ट लॉ में। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा। और ये हमें कैसे पता चला, फेराडे के फर्स्ट लॉ से। यहां तक बात क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करता हूं। यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। अब फेराडे का फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। अब बात आती है फेराडे के सेकंड लॉ की। जैसा कि मैंने बताया था कि फेराडे का लॉ क्या बताएगा, फेराडे का लॉ ये बताएगा कि भैया मैग्नीट्यूड कितना चेंज होगा, तो वो ये सेकंड लॉ बताएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ई वो इक्वल होगा किसके, जितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज हो रहा है। यानी सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो नहीं, कितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने पर, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ। क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा टाइम में भी हो सकता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कम टाइम में भी हो सकता है, तो टाइम को भी कंसीडर करना पड़ेगा ईएमएफ इंड्यूस की बात करने के लिए। ठीक है, तो वही बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्फेस, वो क्लोज्ड सर्किट। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो फाई होता है, जो डी फाई क्या हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डी फाई क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना टाइम लिया, dt। तो ये हमारा इक्वल होगा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन dt।
यानी क्लियर है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होता है तो ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा। अगर टाइम ज्यादा लिया, अगर टाइम ज्यादा लिया तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कम वो होगा इंड्यूस्ड। अगर टाइम कम लिया, अगर मैग्नेट तेजी से भग रही है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, तो टाइम कम लिया तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। क्लियर है, यहां तक बात अच्छे से याद रहेगी। तो E इक्वल टू d∅/dt। ठीक है, एक और बात कर लेता हूं, यहीं पे बुक के अंदर ना नेगेटिव साइन लगा हुआ है, E इक्वल टू -d∅/, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया, -d∅/dt लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लेकिन ये एक्सप्लेन हम लेंजिस लॉ में करेंगे। तो नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है वो इस मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है। यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड ही इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स था, और ये ईएमएफ चाहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ना रहे। समझ रहे हो ना, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और यही नहीं चाहता कि ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है वो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदले, तो इसीलिए नेगेटिव साइन आता है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो ईएमएफ है वो d∅ यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। इस वाली बात को लेंजिस लॉ के एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे। फैराडे के दोनों लॉ क्लियर हो गए। फर्स्ट लॉ ने बताया मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सेकंड लॉ ने बताया कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होगा ईएमएफ कम इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसमें टाइम ज्यादा लग गया तो ईएमएफ कम इंड्यूस्ड होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने में टाइम कम लगा तो ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस्ड होगा। गॉट इट। तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब बात कर लेते हैं लेंजिस लॉ की, क्योंकि मैग्नेटिक जो अपन का इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसको समझने के लिए हमने दो लॉ पढ़े, एक लेंजिस लॉ एक फैराडे। तो फैराडेज के लॉ ने क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फैराडेज के लॉ है वो तो बताते हैं मैग्नीट्यूड को, तो फैराडे के लॉ तो पढ़ लिए फर्स्ट और सेकंड। लेंजिस लॉ बताता है कि ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हुआ पर उसका डायरेक्शन क्या है, यानी जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, वो कौन बताएगा, लेंजिस लॉ। क्लियर है। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it oppose the cause which produces it oppose the change in magnetic flux। यानी इसी लॉ की वजह से अब हम कह पाएंगे कि जो E इक्वल टू होता है d∅/dt। ये वाली बात तो फैराडे लॉ ने बोल दी थी, लेकिन जो नेगेटिव साइन लगवाया ना वो लगवाया लेंजिस लॉ ने। ठीक है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाया था, यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि लेंजिस लॉ ने क्या बोल दिया कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट आया है, जो इंड्यूस्ड करंट आया है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि वो अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, कॉज विच प्रोड्यूस इट, जिसने इसको प्रोड्यूस किया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने करंट को इंड्यूस किया है, करंट उसका ही अपोज करेगा। इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ या जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हुआ वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। यानी वो नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, जो आपका करंट इंड्यूस हुआ है वो नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो फिर करंट कहां से इंड्यूस होगा। यानी एक तो बेचारे ने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके करंट को इंड्यूस किया, अब करंट ही इसको रोक रहा है कि नहीं अब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज करोगे तुम। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था लेंजिस लॉ का। लेंजिस लॉ को एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पहले मोटा मोटा समझ आ गया फैराडे लॉ क्या है, लेंजिस लॉ क्या है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक नोट कर लिया, ठीक है, आगे बात करते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट लेंजिस रूल, अगर लेंजिस रूल को हम अकाउंट में ले लें, टेकिंग अकाउंट करें, तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका जो डायरेक्शन है, फैराडेज लॉ टेक्स द फॉर्म, जो फैराडे लॉ था वो किस टाइप की फॉर्म में आ जाएगा। फैराडे लॉ तो बस इतना आता है कि भैया E इक्वल टू होता है d∅/dt, लेकिन जब अपन टेकिंग इनटू अकाउंट लेंजिस रूल, जब हम लेंजिस रूल को टेक करेंगे, लेंजिस रूल को अप्लाई कर देंगे फैराडे के लॉ में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात इन्होंने बोली है, टेकिंग इनटू अकाउंट लेंजिस रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेज लॉ टेक द फॉर्म। जो फैराडेज लॉ वो किस टाइप की फॉर्म ले लेगा, फैराडे लॉ इस टाइप की फॉर्म ले लेगा, E इक्वल टू -d∅/dt। और यहाँ लिख भी दिया है द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जो नेगेटिव साइन है वो इस तरीके से लगाया गया, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन है वो क्या करेगी, वो अपोज करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से अपोज करेगी, क्या क्वेश्चन मार्क आता है कि किस तरीके से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लेंजिस लॉ को एक्सप्लेनेशन। जो अपन का ये लेंजिस लॉ है ना, अभी तो हमने बस इतना समझा कि लेंजिस लॉ ने क्या बोला, अभी हमने क्या समझा, सिर्फ लेंजिस लॉ ने क्या बोला। लेंजिस लॉ ने बस इतना बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है वो अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को।
तो बात आती है कैसे चेंज को अपोज करेगा, तो वो हमें क्लियर करेगा लेंजिस लॉ का एक्सप्लेनेशन, यानी अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फ्लक्स को अफेक्ट करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, या कहो कि लेंजिस लॉ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलते फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।